Good morning, students. My name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today, I will teach you chapter 12 पादप में जनन। पादप में जनन आज हमारा ये सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद आपको अपनी बुक्स और कॉपीज चेकिंग के लिए स्कूल में डिपॉजिट करनी है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 12 पादप में जनन। जनन का मतलब क्या है? जनन कहते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ले जाना हमारा कहलाता है जनन। जिसमें जैसे कि आपने अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। लास्ट क्लास 6 में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। 12.1 जनन की विधियां। क्लास 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में बताइए। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यदि पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन और मादा जननंग या फिर दोनों ही जननंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपने संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पादित कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप को बीजों से प्राप्त किया जाता है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कायिक प्रवर्धन। किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ते या कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन अंग के कायिक भागों से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक्टिविटी 12.1 गुलाब या चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी परसंधि से काटिए। परसंधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। जैसा कि आप 12.1 चित्र में देख सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम भी कहते हैं। आप कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिएगा। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के परसंधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रहो अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां दूसरे के ऊपर अध्वारोपित होती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। एक्टिविटी 12.2 एक ताजा आलू लीजिए। आवर्तक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शब्द चिन्हों को देखिएगा। आपको इसे कलिका या कलिकाएं दिखाई देंगी।
कि अतः यह आँख भी, इसकी आलू की आँख भी कहते हैं। आलू की कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और जब मिट्टी में दबा दीजिए। अब उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उस पर डाल सकते हैं। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कोशिकाएं होती हैं। चित्र 12.4 में यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती हैं, जैसे कि शकरकंद और डहेलिया का फूल। ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, आप इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। कैक्टस यानी जिनमें कांटे होते हैं, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनन पादप और यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा मुकुलन। अब क्या है ये मुकुलन? आपने पहले से पढ़ा होगा यीस्ट, आपने देखा होगा ब्रेड जैसी चीजें जो बनाए जाते हैं उनमें खमीर उठाया जाता है। यीस्ट इतना बारीक होता है कि उसको केवल हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखें कि यीस्ट का एकल कोशिका एक कोशिक जीव है। आइए हम देखते हैं कि जनन ये कैसे करते हैं। एक्टिविटी 12.3 पर आ जाइए। ये बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के बाद इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप अपनी यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। इस पिक्चर द्वारा आप देखिएगा चित्र 12.5 में यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। सबसे पहले आपको यीस्ट कोशिका दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद विकसित होता हुआ मुकुल दिख रहा है। नवीन मुकुल तैयार हो गया और अब नवीन मुकुलों को जोड़ करके एक श्रृंखला बन गई है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला यह छोटा बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे होते हैं जो फिसलनदार तैरते हुए होते हैं, देखे होंगे। ये शैवाल हैं। अब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं व तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। जैसा कि आप चित्र 12.6 यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा बीजाणु निर्माण। अब कैसे होता है बीजाणु निर्माण? जैसे कि आपने चैप्टर 1 में स्टडी की थी कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित जीवाणुओं से कवक उग जाते हैं। ऐसे ही क्रियाकलाप
1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 12.7 बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। और फंड जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 12.2 लैंगिक जनन। अब हम पुष्प की संरचना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे नया पुष्प तैयार होता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। कौन कौन से जनन अंग होते हैं पुष्प पादप के? पुंकेसर नर और स्त्री केसर मादा। एक्टिविटी 12.4 में हम स्टडी करेंगे। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिएगा। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर ही उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पपीता और ककड़ी, मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। जैसा कि आप चित्र 12.9 में देखेंगे। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मन से युग्मनज बनता है। परागण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परागण। क्या होता है परागण? सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं इसलिए यह वायु और जल द्वारा बाहर कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसको हम परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा निषेचन। अब क्या है ये निषेचन? नर और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मन भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। नंबर 12.4 पर आ जाइए। प्रकृति में बीज प्रकरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12.4 पर प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप
विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी से समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? इमेज कीजिएगा कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आप विचार करें कि इस परिस्थिति में क्या होगा। पादप नए उगे पौधों के बीच धूप, जल की और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनसे कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित हो जाए। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा भी संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यवस्थित क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपल लीफ जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आंख मदार रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना और जेंथियम हैं। चित्र 12.15 में आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और वाल्सम के पादप में ऐसा होता ही है। स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक से रीड करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 12 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को अपनी नोटबुक में और बुक में वर्क फिल करके स्कूल में कॉपी डिपॉजिट करनी है चेकिंग के लिए। थैंक यू एवरीवन।